हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। इस एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँगा। जब ये एक्ट पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो इसमें पॉइंट रखी कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन का फॉर्मेशन होगा, जो ब्रिटिश इंडिया, चीफ कमिश्नरेट ऑफ इंडिया और प्रिंसली स्टेट का मिल के बनेगा, जो कभी हो नहीं सका। ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बना ही नहीं। उसके बाद जो मेन चीज़ था वो था सब्जेक्ट्स। रिज़र्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स, दो तरीके के सब्जेक्ट्स थे। दोनों ही गवर्नर जनरल के अंदर आते थे, बट दोनों में अंतर ये था कि रिज़र्व सब्जेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सजेशन पे गवर्नर जनरल इस पर एक्ट करते थे, और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वो थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं होते थे, और वो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते थे उनकी एडवाइस पे गवर्नर जनरल इस पर एक्ट करते थे। यही एक्ट था जिसमें लोअर हाउस और अपर हाउस के बारे में बोला गया। फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। फेडरल असेंबली जिसे लोअर हाउस बोलते हैं, जिसमें बोला गया 375 मेंबर्स होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाएंगे, और 1/3 जो इनमें से है वो नॉमिनेट होंगे। इनका टेन्योर 5 साल रहेगा। दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको अपर हाउस बोला गया, जो आज के डेट में राज्यसभा है, वो कंटिन्यूस रहेगा, परमानेंट हाउस रहेगा, और हर 3 साल में 1/3 मेंबर इसमें रिटायर होंगे। इसी में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बोला गया, जो सिर्फ लोअर हाउस में पास हो सकता है, जिसे फेडरल असेंबली में ही ये पास हो सकता है। प्रोविंस को ज़्यादा पावर दिया गया, डायरकी को प्रोविंस से हटा दिया गया, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई, उनको ज़्यादा फाइनेंशियल पावर दिया गया। बट इंटरेस्टिंगली ये कैटर करता था सिर्फ 14% ऑफ ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।